गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं कल बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करूँगा। चूँकि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। प्लांट्स जिसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो केमोसिंथेटिक करते हैं। इस दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता था। आज हम मेनली प्लांट्स यानी फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता हूँ। चूँकि प्लांट्स मेनली ऑटोट्रॉफ्स हैं और इसमें न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। पहले हमें ये समझना होगा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस क्यों होती है। तो इसका मेन रीज़न है कि प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हो। ये किसी भी प्लांट सेल का अपना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स मिलता है जिसे आप प्लास्टिड्स कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में सेल स्ट्रक्चर में प्लास्टिड्स को डिटेल में पढ़ा था, और वहाँ पर हमने देखा था कि ये प्लास्टिड्स 3 टाइप का होता है: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट है जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी क्लोरोफिल के कारण प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो डेफिनेशन से हम ऐसे समझ लें कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए। फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए complex biochemical process in which plant convert carbon dioxide and water into glucose in the presence of sunlight inside the chlorophyll। देखें यहाँ पर मैंने 4 टर्म्स यूज किए हैं, और इसी चारों कंपोनेंट को फोटोसिंथेसिस का हम नेसेसरी कंपोनेंट्स के नाम से जानेंगे इसको, जिसमें मैंने नाम लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यही 4 नेसेसरी कंडीशन भी हैं फोटोसिंथेसिस के। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि केमिकल कन्वर्सन जो होता है यहाँ पर एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का होता है। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और उसी के रिडक्शन से उसका कन्वर्सन हो जाता है ग्लूकोज में। और वाटर की बात करें तो वाटर फोटोलाइसिस रिएक्शन करता है। फोटोलाइसिस होती है, लाइट के प्रेजेंस में वाटर का स्प्लिटिंग होता है, जिसमें आप देखेंगे कि फाइनली उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप एसिमिलेटरी पावर के नाम से जानते हैं। सनलाइट इसमें फ्यूल के फॉर्म में काम करेगा, और क्लोरोफिल जो है ना वो साइट है, क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो साइट होता है फोटोसिंथेसिस का, यानी ये किचन कहलाता प्लांट का, क्योंकि यहीं पर प्लांट का फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट बॉडी में जितने भी नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं, इसका मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, और क्लोरोफिल अगर एब्सेंट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। यानी प्लांट्स के वैसे पार्ट में जहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो अब फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना आसान हो गया। कम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस हम इसलिए इसको बोलते हैं कि चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है,
तो प्लांट लिविंग बॉडी, तो बायो प्रोसेस। और चूंकि इसमें रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए हम इसे केमिकल प्रोसेस कहते हैं। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस इज ए कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस। इसे आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसा कि आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कन्वर्सन होता है, और आप जानते हैं कि ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट। इसमें सन के सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का डिफिनीशन आपने देखा था कि उसमें मैंने कहा था कि जो विदाउट दूसरे ऑर्गेनिज्म के हेल्प का फूड बनाता, तो प्लांट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का हेल्प नहीं लेता, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से अपने फूड का प्रिपरेशन करता है। दैट्स वाई प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। और यही मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये कंप्लीट करता, अपना फूड बनाता। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया जिसमें प्लांट कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब जब प्लांट फूड का फॉर्मेशन कर लिया, तो यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन मीन्स व्हाट? तो आप यहाँ पर एक रिएक्शन, इसी चीज़ को रिएक्शन के फॉर्म में जो डिफिनेशन हमने दिया कि प्लांट फूड का फॉर्मेशन करता है, तो किससे करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। तो इसी को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका इक्वेशन होगा 6CO2 प्लस 12H2O। याद रहे कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होगा और 12 मॉलिक्यूल वाटर का होगा। तब इनसाइड द क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसकी कन्वर्सन हो जाएगी 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी एंड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स वाटर भी लिबरेट होगा। सो दैट्स वाई वी कैन अगेन लिसन द chemical equation of photosynthesis, that is 6CO2 plus 12H2O equals C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. This is the chemical equation. अब बात आती है कि प्लांट के अंदर जब इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर प्लांट इस ग्लूकोज का क्या करेगा? तो आप जानते हैं कि प्लांट्स के मेनली लिप्स में ही क्लोरोफिल है, तो वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगी और वहीं पर फूड का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, दिस prepared food are distributed in all parts of the living part of the plant body with the help of phloem. आप जानते हैं वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम है, तो वेस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, तो वो प्रिपेयर्ड फूड को पूरे प्लांट्स बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके अलावे जो एक्सेसिव अमाउंट में फूड प्लांट में बच गया वो उसमें रिजर्व हो जाता है और वो उसी लीव्स में स्टार्च के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द रिजर्व फूड ऑफ प्लांट, तो आप बताएंगे स्टार्च। स्टार्च इज़ द रिजर्व फूड। लेकिन एनिमल के केस में, खास करके ह्यूमन में, मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन को हम लोग रिजर्व फूड बोलते हैं, लेकिन प्लांट में देखें आप क्या हो गया? स्टार्च। तो इस तरीके से प्लांट में वो रिजर्व फूड है। अब उसी प्लांट बॉडी को जब कोई एनिमल खाता है तो यही रिजर्व फूड फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा एनिमल बॉडी में, जिसके डिकम्पोजिशन से फिर हमारे बॉडी को भी एनर्जी मिलने लगता है। अब बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस।
तो जैसा कि अभी आपने देखा कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यही 4 नेसेसरी कंडीशन है। अगर इसमें से एक भी एब्सेंट रहेगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाता है, यानी उसमें फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसमें से जो फर्स्ट मैंने 2 बताया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों नेसेसरी कंडीशन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कहलाता है। रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि इसी का कन्वर्सन ग्लूकोज में होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। और लास्ट 2 जो है, जैसे सनलाइट को हम फ्यूल कह सकते हैं, फ्यूल, क्योंकि उसी सनलाइट में सन के सोलर एनर्जी को, यानी सनलाइट से क्या मिला, सोलर एनर्जी, तो उस सोलर एनर्जी को पहले प्लांट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन करता है। अब गौर कीजिए कि प्लांट के पास वाटर भी अवेलेबल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल रहता है, जिस एंजाइम की ज़रूरत है, RUBP पढ़ेंगे आप आगे, तो वो RUBP भी उसमें प्रेजेंट है। लेकिन जब तक एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। जैसे हम अपने घर के किचन में डिफरेंट फूड मटेरियल्स को मार्केट से लाके रख दें, चावल, दाल, सब्जी, ऑयल, स्पाइसेस, जितना भी चीज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं फूड बनाने के लिए, उन सभी चीज़ों को आप अपने किचन में लाके रख दें। लेकिन अगर फ्यूल नहीं है तो आपको लगता है कि वो फूड को आप बना पाएंगे? ठीक उसी तरीके से इसका मतलब है कि हमने जो मार्केट से परचेज किया वो सभी क्या है, वो सभी आपके फूड का जो प्रिपरेशन होगा उसके लिए वो रॉ मटेरियल है। ठीक उसी तरीके से प्लांट के लीव्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट है तब भी प्लांट उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल के लिए जो उसे कन्वर्ट करेगा उसके लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है, जिसे आप एसिमिलेटरी पावर कहते हो, वो नहीं है। और इसी एसिमिलेटरी पावर के फॉर्मेशन के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, बिकॉज विदाउट सनलाइट प्लांट कैन नॉट प्रिपेयर देयर एसिमिलेटरी पावर। आगे मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा जब फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को जब हम समझेंगे तब। सनलाइट आप जानते हो कि सन से एटमॉस्फेयर के थ्रू उसे फ्री में मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई बात ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से मिलता है। लेकिन ये प्लांट बॉडी के अंदर कैसे जाता है, यानी जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी क्लोरोप्लास्ट के पास ये रॉ मटेरियल पहुँचते कैसे हैं, तो इसके लिए आपको समझना होगा लिप्स के थोड़े से स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान दें। मैं एक लिप्स के थ्रू आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, आप इसे समझें। ये लिप्स आप देख रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो इसके सबसे अपर लेयर का जो ये स्ट्रक्चर है आउटर साइड का, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज क्यूटिकल। एक्चुअली ये क्यूटिकल एक तरीके से आप कहें तो ये वैक्स के तरह है, जिसका काम होता है एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर ये लिप्स के अंदर है उस ट्रांसपिरेशन के रेट को डिक्रीज करना। आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है कि क्यूटिकल एक्सेसिव अमाउंट में जो ट्रांसपिरेशन होती है उसके रेट को डिक्रीज करता है। तो ये अपर साइड का है, इसीलिए हम इसे अपर क्यूटिकल बोलेंगे, और ये लोअर साइड का है तो इसे हम लोअर क्यूटिकल के नाम से जानते हैं।
ये वर्टिकली आपको देखना है, सबसे अपर पार्ट को क्यूटिकल, और इस क्यूटिकल के जस्ट नीचे का जो लेयर होता है वो भी हार्ड ही है, और उस लेयर को हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और नीचे का जो ये लेयर होगा इसे आप लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। एंड अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस का जो बीच का ये एरिया है, इसी एरिया को हम बोलते हैं पेलिसेड और मीजोफिल सेल, जो छूने में थोड़ा सा स्पंजी भी होता है। प्लांट्स का यही वो पार्ट है मीजोफिल सेल, जिस मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और यही क्लोरोप्लास्ट प्लांट के लिव्स का वो पार्ट है जिसमें हजारों क्लोरोफिल होंगे, और वही क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस क्लोरोप्लास्ट के पास कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट कैसे इंटर करता है, तो इसके लिए आप समझे होंगे कि प्लांट्स के लोअर एपिडर्मिस में जो क्यूटिकल का लेयर होता है ना, और एपिडर्मिस का लोअर एपिडर्मिस का लेयर होता है, वो बीच बीच से उसमें गैप होता है, गैप, और उसी गैप को हम एस्टोमेटल पोर बोलेंगे। अब ये एस्टोमेटल पोर जो है वो गैप है, और इसके बाद जो ये मेसोफिल का एरिया है, इस मेसोफिल के एरिया का जो गैप है उसमें एस्टोमाटा होता है। ये एस्टोमाटा एक तरीके से आप कहें कि ये पोर है जो सराउंडेड होता है गार्ड सेल से। अब ये गार्ड सेल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें दोनों तरफ से गार्ड सेल होते हैं, जिसका शेप अगर आप देखें तो ये सेम के बीज के तरह का होगा, सीड के तरह का होता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण जैसे ही वाटर इसके अंदर जाता है तो ये फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड का मतलब है कि उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगी, और जैसे ही वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो दोनों गार्ड सेल के बीच में गैप हो जाती है, उसी गैप को हम एस्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। जैसे ही ये टर्जिड होगा, आई मीन इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, तो ये ओपनिंग हो जाता है, और उसी ओपनिंग के थ्रू इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटर कर जाएगा। इसी गार्ड सेल के अंदर होता है प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स में खास करके क्लोरोप्लास्ट, और वही क्लोरोप्लास्ट तक ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के सराउंडिंग से उसमें पहुंच जाता है। देन आफ्टर स्टार्ट होती है फोटोसिंथेसिस का काम, क्योंकि रॉ मटेरियल तो पहले पहुंचना है। इसका मतलब है कि एस्टोमेटल अपर्चर के थ्रू ही ये रॉ मटेरियल क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचेगा। जैसे ही उसके बॉडी के अंदर वो पहुंच गया, देन आफ्टर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होगी। अब क्लोरोफिल की हम बात कर सकते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे फोटो से यानी उस कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्सन ग्लूकोज में हो जाता है। अब इसके लिए हमें क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। एक्चुअली क्लोरोफिल में दो पार्ट होता है, यानी दो तरह के सेल कंपोनेंट्स हैं क्लोरोफिल के, जिसमें एक को हम स्ट्रेमा और दूसरे को ग्रेनम बोलते हैं। ग्रेनम का सिंगुलर फॉर्म जो होता है ना, उसे थैलेक्वाइड्स बोलते हैं। थैलेक्वाइड्स एक प्लेट लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और उसी थैलेक्वाइड्स को जब हम स्टैकिंग कर लेते हैं, जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट सेम साइज का रखते रखते स्टैकिंग कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से एक थैलेक्वाइड्स के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से 8-10 थैलेक्वाइड्स जब एक साथ जमा हो जाएगा तब उसको हम कंबाइंड फॉर्म में ग्रेनम बोलते हैं। तो क्लोरोफिल का एक सेलुलर कंपोनेंट है ग्रेनम।
और दूसरा होता है स्ट्रोमा। अब इसी ग्रेनम या थैलेकॉइड्स की बात हम अगर करें तो इस थैलेकॉइड्स में अगर हम देखें इसके मैकेनिज्म को, तो फोटोसिंथेसिस का जो इनिशिएशन होता है, जिसके कारण हम फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस आई मीन लाइट के प्रेजेंस की बात हम कहते हैं, वो यहीं से शुरू होता। इसका मतलब है कि थैलेकॉइड्स या ग्रेनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन। जब तक ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक एसिमिलेटरी पावर यानी फ्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ग्लूकोज का कन्वर्सन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम फोटोसिंथेसिस को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक पार्ट वो जो लाइट डिपेंडेंट है, जिसे आप लाइट रिएक्शन कहते हो, और दूसरा पार्ट वो जो लाइट इंडिपेंडेंट है, जिसे आप डार्क रिएक्शन कहते हो। तो पहले फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है, और यही लाइट रिएक्शन होने के कारण ही हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस अकर ओनली एट डे टाइम, क्योंकि लाइट का जो नेचुरल रिसोर्स है वो आपका सन है, और सन जब रहेगा तभी उसमें नेचुरली लाइट रिएक्शन हो पाएगी। तो पहले लाइट रिएक्शन होगा, देन आफ्टर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की बात करें तो वो लाइट इंडिपेंडेंट है, और लाइट इंडिपेंडेंट होने के कारण हमने उसे डार्क रिएक्शन कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन दिन में नहीं हो सकता। डार्क रिएक्शन का कंसेप्ट ये है कि वो दिन में हो या रात में हो, उसको लाइट से कुछ लेना देना नहीं है। लाइट का प्रेजेंस रहे या ना रहे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था हिल ने, सो दैट्स वाई लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन, while as dark reaction was explained by Blackman, that's why dark reaction is known as Blackman reaction. अब इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मीन्स हिल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को थोड़ा सा देखें तो लाइट रिएक्शन को आप दो कंपोनेंट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एंड सेकेंड स्टेप में इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। फर्स्ट स्टेप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स, फोटो मीन्स होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। किस चीज का? ऑफ वाटर, मतलब लाइट के प्रेजेंस में वाटर का स्प्लिटिंग। The splitting of water in presence of light is known as photolysis of water. This is the first step of light reaction. अब इस फोटोलाइसिस से होता क्या है? तो इससे आपको 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वाटर का, जिससे 4H+ यानी 2H2O मॉलिक्यूल्स को अगर आप फोटोलाइसिस करेंगे तो उससे 4H+ यानी हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी, एंड प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। यही ऑक्सीजन गैस सराउंडिंग्स में रिलीज कर दिया जाता है, जिसे आप कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। वो ऑक्सीजन एक्चुअली वाटर के स्प्लिटिंग से आता है, यानी वाटर के फोटोलाइसिस से ही इस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, जो सराउंडिंग्स को वापस दे दिया जाता है। अब प्लांट के पास 2 चीज़ बचे, 4 हाइड्रोजन आयन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। इस दोनों कंपोनेंट्स का, इस हाइड्रोजन आयन का यानी प्रोटॉन का,
और फिर इस इलेक्ट्रॉन का उसी ग्रेनम के अंदर सेकेंड स्टेप जो लाइट रिएक्शन का है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर होता है, उसमें यूज किया जाता है। अभी मैंने कहा कि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको। अब उस 4 इलेक्ट्रॉन के फंक्शन मैकेनिज्म को आप समझें तो होता क्या है कि इस सेकेंड स्टेप में उसी ग्रेनम के अंदर होता है एक पॉइंट है, जब ईटीएस से होके ये इलेक्ट्रॉन गुजरता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, तो वहाँ पर एक समझें कि पोजीशन है जिसे आप फेरेडॉक्सिन कहते हैं। इस फेरेडॉक्सिन के अंदर एडीपी प्रेजेंट होता है पहले से, और उस फेरेडॉक्सिन के बाहर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन उस फेरेडॉक्सिन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही उसमें एक्टिवेशन होगी तो वो फेरेडॉक्सिन एडीपी रिलीज करता है। जो एडीपी उसी ग्रेनम में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइंड होके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फेरेडॉक्सिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिलीज करता है, और उस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। फाइनली वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट एसिमिलेटरी पावर। उसी ग्रेनम के अंदर एक और पोजीशन है जिसे आप पैरिडॉक्सिन बोलते हैं, और उस पैरिडॉक्सिन के अंदर NADPH+ होता है, निकोटिनामाइड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो मेरे बचे हुए हैं वो इसको एक्टिवेट करेगा, पैरिडॉक्सिन को। पैरिडॉक्सिन जैसे ही NADP को रिलीज करता है तो उसके साथ हमारी ये हाइड्रोजन आयंस जो बचे हुए थे वो हाइड्रोजन आयंस इसके साथ ऐड होके निकोटिनामाइड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट यानी NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द सेकेंड एसिमिलेटरी पावर। यहाँ पर आके लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, यानी जो ग्रेनम का फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ग्रेनम का काम यही है कि लाइट के प्रेजेंस में फोटोलाइसिस करके, वाटर का फोटोलाइसिस करके एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन कर देना। और जैसे ही अब एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन हो जाता है, देन आफ्टर दिस एसिमिलेटरी पावर ट्रांसफर फ्रॉम ग्रेनम टू स्ट्रोमा, और वही स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगी। अब थोड़ा सा स्ट्रोमा के कंसेप्ट को समझें। स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रेजेंट रहता है, वाटर पहले से ही रहता है, और उसके अंदर एक एंजाइम जिसे आप RUBP कह लो, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कह लो, या फिर आप रूबिस्को एंजाइम कहो, ये तीनों एक ही चीज़ है। राइबुलोज फॉस्फेट बाइफॉस्फेट मतलब राइबुलोज बाइफॉस्फेट, RUBP और रूबिस्को एंजाइम, ये तीनों एक ही का नाम, ये एंजाइम्स। और जानते होंगे आप कि एंजाइम्स किसी रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। तो एक्टिवेटर है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पहले से ही है और वाटर भी प्रेजेंट है, फिर भी वहाँ पर पहले से कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों? तो यहाँ पर एसिमिलेटरी पावर की ज़रूरत है, और वही एसिमिलेटरी पावर ग्रेनम ट्रांसफ़र करता है स्ट्रोमा में। और जैसे ही वहाँ से ये एंजाइम आ जाएगा, ये एसिमिलेटरी पावर आ जाएगा, देन आफ्टर वो फ्यूल के तरह इस रिएक्शन को इनिशिएट कर देता है, और फाइनली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्सन ग्लूकोज में हो जाएगा। अब ग्लूकोज का जब फॉर्मेशन हो गया तो डार्क रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। अब ग्लूकोज के सिंथेसिस के बाद फ्लोएम के थ्रू प्लांट के सभी पार्ट्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और एक्सेसिव अमाउंट में जो ग्लूकोज बच गया वो इसी में
लिप्स में आके फिर से डिपॉजिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर मैंने कहा कि ग्रेनम से NADPH2 एंड ATP एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में आया था, तो इसी एसिमिलेटरी पावर का यूज करता है, मतलब उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो बाइंडिंग एनर्जी को उसको तोड़ने से उतना ही एनर्जी से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। यानी यहाँ पर फिर से ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, NADP एंड हाइड्रोजन आयन में, जिसके बाद फिर से ये ADP यहाँ से ट्रांसफ़र होके ग्रेनम के FAD यानी फेरिडॉक्सिन और NADP फिर से पैरिडॉक्सिन के पास चला जाता है। इस तरीके से ये कन्वर्सन होती रहती है, चलती रहती है, और प्लांट इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहता है। दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अभी आपने उधर इसके नेसेसरी कंडीशन को समझा है, और इस नेसेसरी कंडीशन को समझने के बाद आगे इसकी एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी में आपको ये समझना होगा कि हाउ वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसे मैं ओरली ही अभी, लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेसेसरी कंडीशन को एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप इसे रिवाइज कर लें एक बार। और हाँ, नोट्स बनाना नहीं भूलेंगे, इससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियोस देख के कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम रह गया हो, तो आप मेरे मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स अगर इसमें आता है तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, मतलब मैं उसे आपको बता दूंगा, ओरली आप पूछ सकते हैं फ़ोन के थ्रू। ओके, बाय।